भाग 2। काला टावर और सफेद दिल। जादू का सपना। रात की गहराई में कहीं एक गूंजती आवाज उठी। चरणों की आहट सूखी पत्तियों पर। अमृता भाग रही थी। उसके चारों ओर घना बेमानूस जंगल था, जैसे किसी ने हर रंग को सोख लिया हो। पेड़ काले थे, आसमान धूसर, जमीन राख जैसी। हवा गर्म थी लेकिन कांपती हुई। और फिर उसने खुद को एक बगीचे में पाया। पर यह बगीचा वैसा नहीं था जैसा महल के भीतर होता था। यहां गुलाब नहीं थे, यहां काले मुड़े हुए फूल थे। हवा में महक नहीं, कोई कसैली धुंध थी। सामने कोई खड़ा था। उसका कद लंबा था, वस्त्र काले और भारी, जैसे किसी अनदेखे पर्वत से उतर कर आया हो। पर चेहरा, वो बस धुंध था, एक स्थिर धुंध जिसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। अमृता का गला सूख गया। तुम कौन हो? उसने पूछा, पर आवाज जैसे भीतर ही घुट गई। फिर वो धुंधी आकृति बोली और आवाज आई जैसे गुफा की गहराई से, तेरी सांस मेरी छाया में बंध चुकी है। क्या? अमृता पीछे हटने लगी। आकृति एक कदम आगे आई। अब तुझे तेरे ही सपनों में मैं मिलूंगा, और जब तू जागेगी तब भी मैं वहीं रहूंगा। फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगी, और जैसे ही वो जमीन से टकराईं, उनमें से काले सांप निकलने लगे। अमृता चीख पड़ी, कोई है? और फिर वो एक झटके से उठ बैठी। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, बाल चिपके हुए, सांसें तेज। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन बिस्तर के पास एक धीमी नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई सपना पूरी तरह गया नहीं हो। राजकुमारी? बाहर से किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजा खुला। 3 दासियां अंदर आईं। उनमें सबसे आगे थी पद्मा, जो बचपन से उसकी सेवा में थी। स्वप्न आया? पद्मा ने पूछा, जैसे वो समझ चुकी हो। अमृता ने आंखें मलते हुए कहा, कुछ अजीब। मुझे पता नहीं वो कौन था। दूसरी दासी ने चांदी के कांच वाली सुराही से पानी डाला और बढ़ाया। अमृता ने पानी पिया, लेकिन उसका हाथ अब भी कांप रहा था। फिर उसने अचानक पूछा, शिवा कहाँ है? दासियां चौंकी। पद्मा बोली, वो तो आज सुबह से कहीं नहीं दिखी रानी, शायद रसोई के काम में होगी। अमृता ने निगाहें दीवार पर टिका दी, जैसे वहां कुछ अब भी चल रहा हो। बाहर गलियारे में एक साया था। अर्जुन, दासी के वेश में नहीं, सैनिक की वर्दी में, अपनी असली पहचान में, चुपचाप दीवार से सटा खड़ा था। उसने सारी बात सुन ली थी। उसने सिर झुका लिया। फिर एक नजर उसने उस खिड़की पर डाली, जहां पिछले हिस्से की चांदनी अब भी किसी काले पर्दे में फंसी लग रही थी। राजकुमार श्रेयस का आगमन। महल की हवा में हलचल थी। शहनाइयां धीमे बज रही थी। चौकियों पर सफेद झंडे टंगे थे और सैनिक नए पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े थे। संगमरमर की सीढ़ियां फूलों से ढकी हुई थीं, जैसे किसी पर्व की तैयारी हो रही हो। दासियां कानाफूसी कर रही थीं कि आज वो आएगा, वर्धन राज्य का इकलौता वारिस। राजा वीरभद्र सिंह अपनी चमकती तलवार के साथ द्वार पर खड़े थे। उनके चेहरे पर गर्व का अजीब मिश्रण था, जैसे वो एक भारी निर्णय की घोषणा के लिए तैयार हों। रानी वासंती अपने सजीले वस्त्रों में शांत बैठी थी, मगर उनकी आंखें अपनी बेटी को खोज रही थीं। उसी समय महल की बालकनी में राजकुमारी अमृता आई, लाल और काले रंग के मिश्रित वस्त्र में, बाल आधे खुले, माथे पर हीरे की बिंदी। वो बालकनी से नीचे झांकती है। तब नगाड़ों की आवाज गूंजती है। राजकुमार श्रेयस का प्रवेश होता है। वो सफेद घोड़े पर बैठा है, चेहरा साफ, आंखें बड़ी और नीली, मुस्कान आकर्षक। उसकी वेशभूषा में सोने के धागों की कढ़ाई, कंधे पर नीला मखमली शाल। लोग उसकी ओर देख रहे थे जैसे कोई नायक लौटा हो। वो घोड़े से उतरा और धीरे धीरे महल की ओर बढ़ा। राजा ने उसे गले लगाया। स्वागत है श्रेयस, आज से वसुधा तुम्हारा भी घर है। श्रेयस ने झुककर सिर झुकाया। राजा वीरभद्र, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। ऊपर से अमृता उसे देख रही थी।
उसने आंखें सकोड़कर देखा तो कई चमक थी उसमें, मगर कोई डर नहीं, कोई रहस्य नहीं। दिखने में अच्छा है, अमृता ने मन में सोचा, पर क्या इससे कोई डर लगता है? फिर उसकी नजरें भीड़ में एक और गई। एक दासी, नहीं, शिवा नहीं थी, वो अर्जुन था। सैनिक वेश में, भीड़ के बीच सिर झुकाए, आंखें श्रेयस पर नहीं, अमृता पर गड़ी हुई थीं। अर्जुन की आंखों में हल्की सी जलन थी, कोई ईर्ष्या नहीं, पर वो दर्द जो बिना हक के भी बहुत असली होता है। श्रेयस ने ऊपर देखा, बालकनी की ओर, और मुस्कुराया। राजकुमारी, आपकी प्रसिद्धि वर्धन तक पहुंची थी। आज आपसे मिलकर उसका कारण भी समझ में आ गया। महल की भीड़ ने हंसी के साथ सिर हिलाया। अमृता ने हल्की मुस्कान दी, औपचारिक, टिकी हुई नहीं। फिर उसकी नजर कौवे पर पड़ी, जो महल के एक खंभे पर बैठा था, बिल्कुल शांत, पर सीधा उसकी ओर देखता हुआ। एक क्षण के लिए उसे लगा कौवे की आंखें चमक उठीं। अमृता ने आंखें फेर ली, लेकिन कौवा अब भी वहीं था, जैसे उसे हर चेहरे के पीछे कोई और चेहरा दिखता हो। टावर की दीवारें। काले टावर में कोई समय नहीं होता। वहां न सुबह होती है न रात। वहां सिर्फ धुआं था, समय की जगह, और आग थी, रोशनी की जगह। महाकाल एक चौकोर मंच पर खड़ा था। उसकी देह के चारों ओर हवा में स्याह धागे लहराते थे, मंत्रों के बने हुए, सांसों से नियंत्रित। उसने एक स्याह पत्थर पर अपनी हथेली रखी। वो पत्थर सांस लेता था, जैसे उसमें कुछ जीवित हो। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसकी भाषा, जो मुर्दों की जबान जैसी थी, कमरे को कंपा रही थी। यह त्रियम द्रष्टुम इच्छामि, नक्तम न वै न च दिवम, स्मरति यत्रम तत्रमसि। उसके शब्द धुएं में बदल गए, और उस धुएं में एक चेहरा उभरा, अमृता का। दूसरी ओर वसुधा का महल, जहां अमृता अपने कमरे से बाहर बाग की ओर बढ़ रही थी। दोपहर का समय था, पर सूरज धुंधला था। बगीचे में फूल खिले थे, मगर उनकी पंखुड़ियां स्थिर थीं, जैसे हवा भी रुक गई हो। अमृता जैसे ही महल के दक्षिणी गलियारे से गुजरी, एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ से उतर गई। उसने चारों ओर देखा। दीवारें जैसे हिल रही हैं, नहीं, दीवारों की छाया चल रही है। वो ठिठकी। फिर एक खंभे पर उसे वही चेहरा दिखा, काले बगीचे वाला, धुंधला, आंखें चमकती हुईं, एक परछाई सी। तुम। अमृता के होंठ कांप गए। चेहरा झलक कर ओझल हो गया, दीवार में समा गया। अमृता पीछे हटी, फिर ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। वो एक गमले के सहारे खुद को संभालती है, और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। पास खड़ा एक सैनिक, अर्जुन, दौड़कर उसकी ओर आता है, मगर भीड़ और रीति के कारण सिर्फ दूर से देखता है। अमृता दीवार को घूरती है और फुसफुसाती है, ये दिन में भी कैसे? उसने अपने गले की माला को कसकर पकड़ा, एक नीला पत्थर जो उसकी मां ने दिया था, और फिर एक भयानक ठंडी हवा वहां से गुजरी, जैसे कोई अदृश्य जादू उसी वक्त वहां से गुजरा हो। काले टावर में महाकाल ने अपनी आंखें खोली। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तू मुझे सपनों में नहीं, सच में देखेगी। मुकाबला नजरों का। महल की पिछली ओर एक खुला बाग था, छोटा पर सजीव। उसमें महुए और गुलमोहर के पेड़, संगमरमरी बेंचें और एक छोटी सी झील। दोपहर की रोशनी थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी। आकाश में सुनहरा रंग उतर रहा था। वहीं एक बेंच पर राजकुमारी अमृता बैठी थी। उसके सामने था राजकुमार श्रेयस। दोनों अकेले थे, कम से कम बाहर से। वसुधा की हवा अलग है, श्रेयस ने मुस्कुराकर कहा। यहां की धूप में कुछ और ही नरमी है। अमृता ने हल्के से सिर हिलाया। धूप की नरमी नहीं, यहां की आंखें ज्यादा देखती हैं। श्रेयस ने एक क्षण उसकी ओर देखा, फिर ठंडी हंसी में कहा, आपकी आंखें तो ज्यादा गहरी हैं, उनमें कोई डूब जाए तो वापस ना लौटे। बहुत लोग डूबे, पर लौटने की जल्दी थी उन्हें। श्रेयस थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है मैं लौटने के लिए नहीं आया। अमृता ने पहली बार उसकी ओर पूरी निगाह से देखा। उसका चेहरा साफ था,
पर उसमें वो कुछ नहीं था, वो बेचैनी, वो गहराई जो किसी और में थी। उसने धीमे से कहा, देखने वाले बहुत हैं, पर जो छिपकर देखता है उससे डर लगता है। श्रेयस मुस्कुराया, तो आप डरती हैं? अमृता ने कहा, कभी कभी जो दिखता है उससे नहीं, जो नहीं दिखता उससे। पास ही एक खंबे की आड़ में अर्जुन खड़ा था, सैनिक वेश में। वो सब देख रहा था, सुनता नहीं था पर महसूस करता था। राजकुमारी की आंखों में वो भाव नहीं था जो उसे सामने बैठे आदमी से होना चाहिए, और उसके दिल में चुप जलन थी। और उससे भी ऊपर महल की छत पर एक काला कौवा बैठा था। उसकी आंखें स्थिर थीं, कोई झपक नहीं। वो बाग की हर चीज को देख रहा था। और उसी क्षण दूर टावर में महाकाल एक पानी जैसी पारदर्शी सतह में दृश्य देख रहा था। उसने खुद से कहा, वो अब दो तरफ देखती है, एक चेहरा साफ, एक परछाई, और मैं छाया से भी परे। फिर उसने अपनी उंगलियां उठाईं और हवा में एक वृत्त खींचा। उस वृत्त में अमृता का चेहरा चमक उठा और उसकी आंखें सीधी देख रही थीं, जैसे उस कौवे से टकराई हों। नीचे अमृता ने अचानक सिर उठाया। उसकी निगाहें कौवे से टकराईं और वो एक क्षण के लिए जड़ हो गई। श्रेयस ने कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, अमृता ने कहा। एक नजर से किसी ने बहुत कुछ कह दिया। कौवा चुपचाप उड़ गया और अर्जुन की मुट्ठियां कस गई। बाघ की खामोशी। रात ने बाघ पर चुप्पी की एक मोटी चादर फैला दी थी। महल की दीवारें अब सिर्फ परछाइयों की शक्ल में थी और आकाश में बादल ऐसे थे जैसे कोई नजर हर चीज पर पलके गड़ाए बैठी हो। राजकुमारी अमृता बिना दासियों के अकेली टहल रही थी। उसके पांव संगमरमर की बिछी पगडंडी पर नंगे थे, जैसे वो जमीन से कुछ महसूस करना चाहती हो। हर तरफ वही चेहरा। उसने खुद से बुदबुदाया। उसने गुलमोहर के एक पेड़ के पास रुककर उसका फूल तोड़ा और तभी उसकी गर्दन पर ठंडी हवा ने छुआ। वो मुड़ी, वहां कोई नहीं था। फिर पेड़ों की झाड़ियों के बीच से कोई निकला, धीरे, शांत। अर्जुन। वो सैनिक वेश में था, पर उसकी चाल में हिचक थी। उसने आज पहली बार खुद को दिखाया, खुले में। तुम? अमृता ने आंखें छोटी की। डरिए नहीं, अर्जुन ने कहा। मैं बस आपको अकेला देखा। तुम मुझे बार बार अकेला क्यों देखते हो? अमृता ने तीखे स्वर में पूछा। अर्जुन चुप हो गया। कुछ क्षण बाद उसने धीमे कहा, शायद इसलिए कि मैं जानता हूं आप अंदर से अकेली हैं। अमृता का चेहरा हल्का कांपा। तुम कौन हो? उसने एक कदम आगे बढ़कर पूछा। मैं कोई नहीं, अर्जुन ने कहा। एक सैनिक, एक दासी, एक छाया, कुछ भी जो आपसे दूर रहे फिर भी करीब। अमृता ने गहरी सांस ली और तभी कौन? एक भयानक चीख के साथ कौवे का झुंड बाग के ऊपर मंडराने लगा। अमृता की आंखें ऊपर उठी और अर्जुन ने हथियार कस लिया। कौवे के पंखों से एक स्याह धूल सी हवा बाग में उतरी और जहां जहां वो छुई फूल काले पड़ने लगे। अमृता ने कांपते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? फिर हवा ने उसके चारों ओर एक गोल चक्र बना लिया। पत्तियां तेजी से घूमने लगीं। जमीन से एक फुसफुसाहट उठी। अब तेरी सांस मेरी हुक्म में है। अमृता ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अजीब सी शांति भी। फिर वो गिर पड़ी। अर्जुन ने लपक कर उसे थाम लिया, उसका सिर अपनी बाह में लिया। उसके होंठ हिले जैसे वो कुछ कहने वाली हो, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके बाल उसके चेहरे पर फैल गए थे। अर्जुन की आंखों में पानी था, लेकिन कोई चीख नहीं। उसने अमृता को धीरे से अपनी छाती से लगाकर कहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। दूर टावर में महाकाल ने कांच की गोली में दृश्य देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तू सो भी मेरी मर्जी से जाएगी, जागेगी भी मेरी मर्जी से। उसके पीछे कौवे की परछाई बड़ी होती जा रही थी।